नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। कंटिन्यू जैसा कि हम 2 लेक्चर कर चुके, थ्योरेटिकल चैप्टर है, दंड चुंबक से संबंधित हम बातें पढ़ रहे। अब शायद लगभग किनारे पर आते जा रहे हैं, यानी अब ज्यादा बातें नहीं बची, और फिर जो बची होंगी वो तो तुलना में अपन ने जैसा लेक्चर 1 में शुरू में बताया था, फिर आप उससे सहमत हो ही जाएंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में जो हमने अंतिम गुण पढ़ा था, वो पिछले लेक्चर का अंतिम गुण था हमारा, या अंतिम जो बात थी वो थी चुंबकीय आघूर्ण, कैपिटल एम। उसके बारे में आपको क्लियर कर दिया था कि जिस प्रकार P निकाय के द्विध्रुव होने को दर्शाता है, एग्जैक्टली कैपिटल एम किसी सिस्टम या निकाय के चुंबक होने को दर्शाता है। वो धारावाही लूप में भी होता है, वो दंड चुंबक में भी होता है। मैंने ये 2 इसलिए बोला क्योंकि मैंने आपसे पिछले लेक्चर में बोल दिया था कि कुछ टॉपिक में डबल रहेगा, मतलब वो दंड चुंबक के लिए भी रहेंगे, धारावाही लूप के लिए भी। आ जाओ सब, अब उसी क्रम में चल रहे हैं। अब आ रहे हैं सब एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण है ना। ये भी वही दोनों के लिए चलेगा। दोनों के लिए चलेगा का मतलब पहले दंड चुंबक के लिए बात करेंगे, फिर धारावाही लूप के लिए। आपको दोबारा याद दिला देता हूं, है ना। इसमें अपने को देखो बच्चों, एक फायदा हो रहा है। फायदा और तो कुछ नहीं हो रहा, फायदा सीधा सीधा ये हो रहा है कि स्थिर विद्युत में द्विध्रुव रिपीट हो रहा है, ठीक है। आपके चुंबक भी आप ज्ञान तो बढ़ ही रहा है, और स्थिर विद्युत का रिपीटेशन भी चल रहा है। तो थोड़ा सा क्या है, कंपटीशन वाले बच्चों से कहूंगा मैं, जो एकेडमिक वाले हैं उन बच्चों से कहूंगा कि थोड़ा सा चालाकी बढ़ते हैं। आप समझ जाएं कि ये चैप्टर के साथ आप एक और चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वो भी खोल के साथ साथ पढ़ना चालू कर दें। अब स्थिर विद्युत में द्विध्रुव पढ़ें, द्विध्रुव जहां पे वो पढ़ते जाए, इसके पैरेलली चलेगा, वो अलग नहीं आएगा, है ना। तो ये चीज अब थोड़ा सा आपको भी सोचनी रहती है, आप भी अपने दिमाग से सोचे ये बातें, ठीक है। तो सब पहले बात करें दंड चुंबक के लिए, वैसा का वैसा ही टॉपिक है ना, ज्यादा कुछ इसमें मेहनत नहीं करनी अपने को। दंड चुंबक के लिए है ना, बार मैग्नेट, ठीक है। सब आपको दिखा देता हूं कि हाँ यार वही है। बच्चे तो देखते आप समझ जाएंगे कि पहले आपने यहां पर विद्युत द्विध्रुव रखा देखा था, आज आप चुंबकीय द्विध्रुव रखा देख रहे हैं। स्वाभाविक बल रेखाएं दिखा दी, तो बल रेखाएं तो एन से एस की तरफ जा रही है, तो इधर एन होगा, उधर एस होगा। वही चीज देखना, बड़ा मजा आएगा आपको। ये सब दंड चुंबक, कलर अलग अलग, वो जैसा कि मेरी आदत है, आप अब तो समझ ही गए होंगे कि कलरफुल चित्र बनाना मेरे को अच्छा लगता है ना। ये चुंबकीय ध्रुव प्रबलता, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई ये 12 है ना, इधर S और इधर N। आपको पता है M की दिशा S से N की ओर होती, तो ये अगर M की दिशा जानना चाहें तो ये M और B के बीच में कोण थीटा है, यानी चुंबक किसी कोण थीटा पर रखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र में। दंड चुंबक, अब तो उसको कहने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। ऐसा का ऐसा अपन ने विद्युत द्विध्रुव भी रखा था जब अपन स्थिर विद्युत की पढ़ रहे थे। स्वाभाविक है, आपने जब इस चुंबक को रखा है तो S N को अट्रैक्ट करेगा, और इधर वाला N S को, यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण
दोनों सिरों पर चुंबकीय बल कार्य करेगा, इस सिरे पर भी और इस सिरे पर भी। चुंबकीय बल आप इधर को F2 लिख दें, MB है ना, इधर को F1 लिख दें, चीज तो सेम ही है। अब मैं चिन्ह लगाऊंगा, सदिश रूप लिख दिया ना मैंने, MB, तो सदिश रूप लिख दिया। तो यहां पर मैं फिर चिन्ह लगा देता हूं, है ना। सदिश में चक्कर यही है कि जब आप उस वेक्टर फॉर्म काम में ले रहे हो तो ये F2 ये अगेंस्ट 2 है, तो अगेंस्ट स्मॉल MB अगेंस्ट 2 मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अभी मैं हिंदी में भी बोलता हूं, ये चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत है ये वाला, तो ये माइनस, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वो प्लस, है ना। आप कहेंगे ये कहां से लिखा, तो मैंने आपसे कहा था हर चीज कहां से नकल करते हैं, स्थिर वेध। F बराबर QE होता है, तो F बराबर QE, तो स्वाभाविक है अपन ने Q की जगह तो क्या लिख दिया, स्मॉल m, और E की जगह क्या लिख दिया, B। सदिश रूप लिखा, ये चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत है इसलिए माइनस, और वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इसलिए प्लस। तो सब दंड चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दर्शा दिया, है ना। अब पहले बल की बात करते हैं, तो सब दंड चुंबक पर परिणामी बल F1 प्लस F2। F1 है आपका MB और F2 है आपका माइनस MB, तो रिजल्टेंट कितना हो गया, 0। यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल का परिणामी सदैव शून्य होता है। बल का परिणामी सदैव शून्य होता है, ये आप ध्यान रखना है ना। हालांकि नई बातें नहीं है ये पिछले चैप्टर में भी कही गई है और इस स्थिर वैद्युतिकी के समय भी कही गई है ना। तो सब बल का परिणामी तो शून्य है, लेकिन अगर आप देखें लाइन ऑफ एक्शन, बलों की क्रिया रेखा को देखें, चाहे F1 की देखें चाहे F2, इसको क्रिया रेखा कहते हैं। चित्र रिपीट हो रहे हैं, यानी वही चीजें चल रही जो आपने कभी पहले पढ़ रखी। बल तो परिमाण में समान है, लेकिन बलों की क्रिया रेखा एक सरल रेखा में नहीं है ना। बलों की क्रिया रेखा जब एक सरल रेखा में नहीं है तो स्वाभाविक रूप से बलागुण या बलयुग्म उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो बल F1 F2 का परिणामी शून्य है, लेकिन इनकी क्रिया रेखा एक सरल रेखा में नहीं होने के कारण वस्तु में घूर्णन उत्पन्न होगा, यानी यहां पर बल युग्म की उत्पत्ति हो गई। बल युग्म की उत्पत्ति होगी तो अब आप जब कह रहे हो कि वस्तु घूमेगी, तो अब आप किसकी कैलकुलेशन करने निकले हो, स्वाभाविक रूप से बलाघूर्ण, है ना। आप भी हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको वस्तु से समझा देता हूं। पहले मैंने इसे समझाया था, ये बोतल रखी थी यहां पर, ये देखो सब दोनों बल बराबर हैं, विपरीत दिशा में, लेकिन एक सरल रेखा में नहीं है, और एक सरल रेखा में नहीं है तो ये वस्तु घूर्णन कर रही है, और घूर्णन कर रही है तो स्वाभाविक है फिर घूर्णन तभी होगा जब बलागुण उपस्थित हो, है ना। बलागुण की कैलकुलेशन करें तो बराबर होता है कोई एक बल, तो वो तो F1 या F2 का परिमाण, तथा बलों के मध्य लंबवत दूरी, बलों के मध्य लंबवत दूरी, यानी वह दूरी जो दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनाती हो। तो ठीक है, देख लो इसमें वह दूरी कौन सी जो दोनों से 90 डिग्री का कोण बनाती हो। देखो आप क्लियर, या आपको NP लिख दूं, यहाँ पे NP दिख रहा होगा, इससे भी 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी F1 से भी 90 डिग्री का कोण है और F2 से भी 90 डिग्री का कोण है। तो NP क्या हुई, लंबवत दूरी,
ये कोण थीटा है तो डेफिनेटली ये कोण भी क्या होगा, थीटा ही होगा, है ना। तो रख दो सर यहाँ पे टो, कोई एक बल F1 या F2 का परिमाण, F1 और F2 का परिमाण m भी है, चाहे F1 का परिमाण लो चाहे F2 का। बलों के बीच दूरी कितनी है, NP है। अभी निकाल देते हैं इससे, है ना। NP को निकाल दो, ट्राइंगल दिख रहा है NSP, तो ट्राइंगल NSP में अपने को क्या चाहिए, NP चाहिए। NP लंब, 12 कर्ण, लंब बटा कर्ण को क्या कहते हैं, साइन थीटा, तो NP बराबर 12 साइन थीटा। इसलिए टो बराबर MB इंटू NP की वैल्यू कितनी रख दें, 12 साइन थीटा। ये सब वैल्यू रख दी, है ना, 12 साइन थीटा। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें, यानी टो इज इक्वल टू M इंटू 12 कैपिटल B साइन थीटा। M इंटू 12 तो आपको पढ़ा रखा है मैंने पिछले लेक्चर में, जो पिछला लेक्चर था अपना, M इंटू 12 दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है ना। ये सब इसको लिखा था अपन ने पिछले चैप्टर में, M इंटू 12 बराबर कैपिटल M, तो दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, तो सब इसलिए टो बराबर MB साइन थीटा। ये सब चुंबकीय आघूर्ण। अब आप चाहते तो आप डायरेक्ट भी तो जानते हैं, देखो आप, मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि P के समय यानी जब हमने पढ़ा था तो वहां लिखा था टो बराबर P साइन थीटा। यही मैंने जो इस चैप्टर का पहला लेक्चर दिया आपको, तो पहले लेक्चर में मैंने बिल्कुल आपको तुलना करके कहा है कि वैसा का वैसा ही लिखना है आपको। चलो आपको प्रोसेस करके दिखाया ना, तो भी वही आया ना, टो बराबर P साइन थीटा, ये M भी साइन थीटा। आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो तो ऐसे लिख दो, टो इज इक्वल टू M क्रॉस B, है ना। तो सब कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो मैं बता रहा हूं ये सब दो चार और बतू के फिर खत्म करेंगे अपन, क्योंकि देखो बिगिनिंग में ये जरूरी है कि आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, यहाँ चीजें या फिजिकल क्वांटिटी या फॉर्मूला वो के वही आ रहे हैं, आपका सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो आपके सेटिस्फेक्शन तक वो किया जाएगा, नहीं तो देखो आपको याद रखने की जरूरत थोड़ी थी, आप याद ही नहीं रखें, आप तो डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बल आघूर्ण टो बराबर P E साइन थीटा है, P की जगह M, E की जगह B साइन थीटा, ऐसा कैसा आ गया। डायरेक्शन वगैरह की बात करें अपन, है ना, डायरेक्शन वगैरह की बात करें तो सब तो पहले भी अक्षीय सदिश राशि थी, आज भी अक्षीय सदिश राशि है। टो की दिशा वही M और B के तल के लंबवत अक्ष की दिशा में होगी, है ना। थोड़ा सा दिखाया तो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में दिशा दिखाएं जितनी बार अच्छी बात है ना। ये सब M और ये B, आप M क्रॉस B कह रहे हैं, है ना, M क्रॉस B कह रहे हैं तो उंगलियों की दिशा में चल रहे हैं आप M क्रॉस B, तो टो की दिशा अक्ष के अनुदिश, तल के लंब इस अक्ष के अनुदिश है, टो की दिशा सॉरी, है ना, अक्ष के अनुदिश है, टो की दिशा अक्ष के अनुदिश, है ना, क्लियर। इस चित्र में अगर आप देखना चाहें कि सब टो कहाँ है तो इस चित्र में देख लें, ये M ये B, तो आपका टर्न इस तरह से, अब आप देख लें MB, तो सब ये इस जगह, ये अक्ष यहाँ होगी, ये जो बिंदु O है इस जगह अक्ष होगी, है ना, तो ये आप अक्ष की दिशा में और तल के लंबवत अंदर की ओर है, देखो आप, है ना, ये तल के लंबवत अंदर, जिधर अंगूठा दिखा रहा है उधर ही चुंबकीय आघूर्ण की दिशा है। मात्रक इसका यहीं से हमेशा न्यूटन इंटू मीटर ही रहेगा, है ना, तो मात्रक की कभी बार बार चर्चा नहीं करता। केस लेना हो केस लेके देख लो,
थीटा बराबर 0 डिग्री या थीटा बराबर 180 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री पर और थीटा बराबर 180 डिग्री पर साइन का मान 0 होता है। तो साहब यदि दंड चुंबक चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में हो, थीटा बराबर 0 डिग्री, या चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत हो, थीटा बराबर 180 डिग्री, तो साहब उस समय साइन 0 होगा, यानी बलागुण भी 0 होगा। क्लियर? साफ दिख रहा है ना आपको, इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो साहब अगर चुंबक को आपने, दंड चुंबक को चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में रख दिया या विपरीत दिशा में रख दिया, ऐसे अपन चुंबकीय क्षेत्र को इस दीवार से इस दीवार की तरफ, यानी इधर यूं माने, है ना। तो साहब एक तो सिचुएशन है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, एक उसके विपरीत। एक में थीटा बराबर 0 हो गया, एम और बी के बीच का कोण, एक में थीटा बराबर 180 हो गया। दोनों में साइन 180 भी 0 होता है, 0 भी 0 होता है, तो दोनों में टो का मान 0 है। लेकिन थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो स्वाभाविक टो का मान अधिकतम होगा, बलागुण अधिकतम होगा। ठीक है साहब। अब बात करें बी, है ना। बी मतलब, अब आ जाओ आप धारावाही लूप के लिए, है ना। अब धारावाही लूप के लिए ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? धारावाही लूप के लिए m बराबर क्या होता है? NIA। तो एक में साहब ये एक आपने समीकरण जो निकाली है, ये देखो आप, है ना, ये आपने एक जो निकाली है समीकरण, है ना, इस एक में ही आप m का मान रख दो, है ना। तो साहब धारावाही लूप के लिए m अलग है, तो एक में टो बराबर m की जगह रख दो NIA b साइन थीटा। तो धारावाही लूप में चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है? टो बराबर NIAB साइन थीटा। ये अपन ने पिछले चैप्टर में बड़ी मेहनत से निकाला था, इसके लिए मोटर का सिद्धांत समझाया था। ये इसी को अपन ने कहा था, ये मोटर का सिद्धांत, ये पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था। अब ठीक है, वो तो वहां पढ़ा तो वहां डायरेक्ट लिख देते आप। मैंने कहा ना धारावाही लूप पिछले चैप्टर से, है ना, पिछले चैप्टर से मतलब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से। और अगर दंड चुंबक की बात करोगे तो स्थिर विद्युत की से, हर चीज में, है ना। अब सब इसी के क्रम में, क्योंकि टो आ चुका है, तो अगर आपसे कोई कहे कि चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य, छोटे मोटे टॉपिक है ना। तो सब अगला टॉपिक, चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक को घुमाने में कार्य, है ना साहब। ये छोटी सी बात है जो भी तुरंत खत्म हो जाएगी, है ना। दंड चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया। अब देखो, हर चीज के पीछे एक रीजन होते हैं। मैंने चलाने में कार्य तो नहीं कहा, है ना। चलाने में कार्य इसलिए नहीं कहा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल 0 होता है। अब बल 0 होता है तो चलेगा कैसे? पर बलागुण तो 0 नहीं है ना। बलागुण तो है, जब बलागुण है तो घुमाने में, और बल होता तो चलाने में। तो सब मान लीजिए आपको θ1 से θ2 किसी कोण घुमाना है, तो घुमाने में किया गया कार्य θ1 से θ2, तो θ1 से θ2, बल की जगह बलागुण, विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन। टो का मान आप m भी रख दें, है ना, यानी ये रख दिया सब θ1 से θ2 MB साइन थीटा, है ना, ये θ2 है ना। इधर ही कर देता हूं सब, स्पेस है अपने पास, यानी W इज इक्वल टू MB बार आ गया। साइन थीटा का समाकलन, साइन थीटा का समाकलन माइनस कोस थीटा, लोअर लिमिट θ1, अपर लिमिट θ2। माइनस को बाहर निकाल दो एक बार के लिए, W बराबर माइनस MB, उच्च सीमा, उच्च सीमा रख दिया आपने θ2, और निम्न सीमा
निम्न सीमा रख दी आपने θ1, वापिस माइनस को अंदर डाल दो, है ना। तो सब mb cos θ1 माइनस cos θ2। स्थिर विद्युत की में इस कार्य की गणना भी कर रखी है अपन ने, नहीं की बाय द वे, क्योंकि ये क्या है, इतना कोई महत्वपूर्ण टॉपिक तो है नहीं की तो आप यहां से देख लो, बात तो वही है। अगर आप यहां से लिखना चाहो स्थिर विद्युत की तो m की जगह p लिख देना और b की जगह e लिख देना। अब मान लीजिए दंड चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर था शुरू में। अगर दंड चुंबक शुरू में चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो θ1 बराबर 0। भाई ये सिचुएशन है साहब दंड चुंबक की। ये दंड चुंबक SN BB दरी और MB S से N की तरफ। तो इनिशियली दंड चुंबक ऐसे था, अब आप उसे किसी कोण थीटा घुमाना चाहते हैं। ये सब आपने उसे किसी कोण थीटा घुमाना चाहते हैं तो सब θ1 यानी अगर दंड चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, θ1 बराबर 0 और θ2 बराबर थीटा। अब अगर ऐसे रखें तो देखो W इज इक्वल टू MB, है ना, cos θ1 यानी 0 माइनस cos θ2 यानी थीटा। ये रख दिया सब। ये सब देखो मैं आपको बता दूं, टॉपिक यहां क्लोज हो गया। ये तो अपन कह रहे हैं यदि, ये नई बात चालू होगी यहां से ना। तो अपन कह रहे हैं यदि अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर से किसी कोण थीटा घुमाए तो θ1 बराबर 0 θ2, तो फिर ये आ जाएगा घुमाने में किया गया कार्य W बराबर MB 1 माइनस cos थीटा। तो साहब जब बल आघूर्ण आ गया तो अपन ने कार्य की गणना कर ली। कार्य की गणना कर लो, आप इसके दोलन के आवर्तकाल की कर लो या एक दोलन में लगे समय की गणना करो, तो सब फॉर्मूले से निकलते जाएंगे ना। तो अब अपन लेंगे दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये ध्यान रखें, तुल्यता आपको हम स्थिर वैद्युतिकी से बता रहे हैं। आपको बार बार ये बताया जा रहा है कि आप कोई भी दंड चुंबक से रिलेटेड टॉपिक है उसकी कॉपी स्थिर विद्युतिकी से समझ सकते हैं। आपको ये पता है कि फाइनल फॉर्मूला ये आएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि दंड चुंबक का अब ये अंतिम टॉपिक लेते हैं। अंतिम टॉपिक लेकर ये पुनः सिद्ध कर देते हैं कि फॉर्मूलाज वही आते हैं जो हमने स्थिर विद्युतिकी में विद्युत द्विध्रुव के लिए पढ़े हैं। उसके बाद फिर पृथ्वी के चुंबक या अन्य टॉपिकों की बात करेंगे या अन्य टॉपिक्स की बात करेंगे। लेकिन अब हम ये दंड चुंबक का जो है, मैंने कहा था 30% अराउंड पोर्शन जो है, इसको इस टॉपिक पे एंड कर देंगे। ये दंड चुंबक का जो टॉपिक हम ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अगर आपको ध्यान है तो हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला हुआ है। वहां भी हमने दो पार्ट किए थे, अक्ष पर और निरक्ष पर। तो स्वाभाविक है दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के भी दो पार्ट होंगे, अक्षीय रेखा पर और निरक्ष पर। सारी की सारी वही नकल हो रही है। ये लास्ट बार एक बार और प्रूव कर रहा हूं मैंने। तो सब दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है साहब। दो पार्ट इसके बनेंगे, एक तो अक्षीय रेखा पर और दूसरा निरक्ष पर, है ना। तो दो पार्ट में से पहला पार्ट अक्षीय रेखा पर, है ना, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया।
मैं थोड़ा कंजस्टेड करके ले रहा हूं, अक्षीय रेखा पर, है ना। कॉपी दिखाऊंगा मैं आपको कि साहब ऐसी की ऐसी कॉपी होती है, वैसा का वैसा ही चित्र बनता है। अगर आपको वहां का ध्यान आ रहा है तो देखो मैं उसी तरीके से लगभग चित्र बनाऊंगा। ये दंड चुंबक है ना साहब, ये ध्रुव प्राबल्यता स्मॉल m, एक दंड चुंबक के दोनों ध्रुवों की प्रबलता समान होती है ना। इधर मैं माइनस क्यू रखा करता था वहां पे, यहां पे मैं माइनस क्यू की जगह एस रख रहा हूं। इधर प्लस क्यू रखा करता था, अगर आप विद्युत द्विध्रुव के चित्र को याद कर रहे हो तो इधर मैं प्लस क्यू की जगह एन रख रहा हूं, है ना। ये अक्षीय रेखा, प्रेक्षण बिंदु इस अक्षीय रेखा पे बताया गया। डिस्टेंस सदैव कहां से लेते हैं, मध्य से। और दंड चुंबक की प्रभावी लंबाई, ये दंड चुंबक की प्रभावी लंबाई को हम L और L 2L से दर्शाते हैं, तो ये मैंने अलग अलग करके दिखा दिया। क्लियर। अक्षीय रेखा पर बिंदु है तो साहब ये बिंदु यानी ऑब्जर्वेशन पॉइंट यानी प्रेक्षण बिंदु P पर आपको दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी। अक्षीय रेखा, ठीक है। दूरी सदैव मध्य बिंदु से ली जाएगी, तो ये सब स्मॉल r दूरी पर अक्षीय रेखा पर बिंदु P उपस्थित है, वहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ध्यान करें, जब अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते थे तो दिशा जानने के लिए प्रेक्षण बिंदु P पर स्थिर विद्युतकी में इकाई मान वाला धन आवेश रखते थे, यानी +1 रखते थे। यहां इकाई मान की ध्रुव प्रबलता रख देते हैं, प्लस की जगह n, और ध्रुव प्रबलता कितनी, इकाई मान वाली। तो वैसी की वैसी नकल है। वहां पर अगर आप याद करेंगे तो हम यहां पर +1 रखा करते थे ताकि हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा पता पड़े स्थिर विद्युतकी में। आज हम चुंबक पढ़ रहे हैं तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी जाननी, इसलिए हमें जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जान रहे हो, इकाई ध्रुव प्रबलता का उत्तरी ध्रुव, प्लस मतलब उत्तरी ध्रुव रख दिए सब, है ना। अब दंड चुंबक के दो सिरे हैं, एक सिरा ये रहा और एक सिरा ये रहा, एन के दो या एस के दो। एस के कारण अपन ने बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र मान लिया B1, एस के कारण, जैसे भी आपकी इच्छा। ऐसा नहीं है कि साहब इसके कारण, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड। जैसे मान लो आप कहते हो कि एन के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B1, है ना। अब देखो एन को क्या करेगा, रिपल करेगा, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना माना, B1। ये देखो B1 की दिशा दिखा दी, इस दिशा में यूनिट वेक्टर ले लेते हैं R के, क्योंकि सदिश पे अभिव्यक्ति होगी। तो इसके कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड कितना माना, B1। दूसरा सिरा है S के कारण चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर वो मान लिया हमने B2। S N को आकर्षित करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो ये होगी, और इसके कारण आप चुंबकीय क्षेत्र कितना मान रहे हो, B2। ये सब इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र B2। स्थिर विद्युतकी में भी हमने -Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मानी थी और +Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 मानी थी, है ना। वहां एक अकेले आवेश को बिंदु आवेश कहते थे, या एक अकेले ध्रुव को एकल ध्रुव कहते हैं। तो सब बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र N के कारण चुंबकीय क्षेत्र
B1 तथा S के कारण चुंबकीय क्षेत्र B2 के सदिश योग के बराबर होगा। क्लियर? अब ये भी एकल ध्रुव की तरह व्यवहार किया जा रहा है, इसका भी एकल ध्रुव की तरह व्यवहार किया जा रहा है। अब एकल ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र यानी B बराबर अब N के कारण, है ना। तो सब अभी समझाता हूं मैं आपको। μ0/4 ध्रुव प्रबलता स्मॉल m तथा ध्रुव से बिंदु P की दूरी का वर्ग, ध्रुव से बिंदु P की दूरी का वर्ग। B1 की दिशा बोलो, r कैप के अनुदिश, है ना। चलो मीटर भी गया वो, है ना। ये सब मैं आ जाऊं वापिस। B1 की दिशा r कैप के अनुदिश। अब इसका कारण बताना बाकी है मुझे, जो बताता हूं, है ना। एकल ध्रुव S के कारण वो μ0/4 ध्रुव प्राबल्यता स्मॉल m और ध्रुव से बिंदु P की दूरी, तो इसको क्या बोल दें साहब, यहां तो अपन ने बोल दिया। अच्छा BP नहीं बोले, NP लिखना पड़ेगा ना, BP तो यहां कुछ है ही नहीं, तो इसको अपन BP के बजाय NP लिखेंगे ना। ये अपन ने BP लिखा तो BP यहां कुछ है नहीं, है ना, NP स्क्वायर। अब S से P की दूरी, इसको लिख दो SP स्क्वायर, है ना। अभी निकाल लेंगे। B2 की दिशा R कैप के अपोजिट है, R कैप के अपोजिट है तो ये माइनस R कैप। अब सब बात ये रही कि आपका ये पूछना जरूर होगा कि ये चुंबकीय क्षेत्र कहां से लाया आप, तो मैं आपको यहां दिखा देता हूं। देखो अब हर चीज जो भी, अगर मेरे को कहीं भी खुद को भी डाउट होगा तो मैं भी कॉन्टेक्ट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैं स्थिर विद्युत की से ही कॉन्टेक्ट करूंगा। देखो साहब, अब आपने देखा हुआ है बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने कितनी लिखी थी, E K की जगह 1/4 एप्सिलॉन 0। मैं भी यहां पर एक एक ध्रुव ले रहा हूं, तो देखो कांस्टेंट 1/4 एप्सिलॉन 0 की जगह क्या लिख दिया मैंने, μ0/4। क्लियर? आवेश का परिमाण, चाहे वो धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, आपको क्यों ही लिखना है, आवेश का परिमाण। उसकी जगह यहां पर आ गई ध्रुव प्रबलता, ये देखो आप, इसमें भी बटा आवेश से बिंदु की दूरी का वर्ग। देख लो आप, अगर आप B1 कह रहे हो तो NP स्क्वायर और B2 कह रहे हो तो SP स्क्वायर, है ना। दिशा अब समझ में आ गई आपको, दिशा मैंने बताई दी, वहां +1 रख के देखते थे, यहां पर उसकी जगह इकाई प्रबलता वाला N ध्रुव रख के देखते हैं। तो सब मैंने ये जो चीज लिखी थी ये कहीं और से नहीं बल्कि कहां से लिखी थी, स्थिर वैद्युतिकी से लिखी थी। यही बात मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप स्थिर वैद्युतिकी की फॉर्म याद कर लीजिए। चलो सब B अक्ष पर गह रहे हैं ना, क्या कॉमन आ रहा है, μ0 m कॉमन आ रहा है अपॉन 4 ठीक है साहब, μ0 m इधर भी उधर भी। अब यहां बटा NP स्क्वायर, NP स्क्वायर आपको दिख रहा होगा R माइनस L का स्क्वायर है, देख लीजिए, है ना। R कैप में पीछे कॉमन ले लूंगा तो यहां माइनस छूट जाएगा, 1/SP स्क्वायर। SP स्क्वायर देखो R प्लस L का होल स्क्वायर, और ये R कैप मैंने पीछे कॉमन ले लिया। अगर एक एक स्टेप भी चेक करोगे तो एक एक स्टेप स्थिर विद्युतिकी के, बस यूं समझ लो आप क्या आपका जो विद्युत द्विध्रुव है उसका रिवीजन हो रहा है ना। ये लीजिए साहब B इज इक्वल टू
म्यू जीरो स्मॉल एम अपॉन 4 पाई। एलसीएम ले लो खटाखट, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। स्वाभाविक इधर आर प्लस एल का होल स्क्वायर आ गया और इधर आर माइनस एल का होल स्क्वायर आ गया आर क्यूब, है ना। अब सीक्वेंस वो की वही है, बस अगर आप स्थिर विद्युत की का रजिस्टर लेके बैठेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा कि हाँ देखो वो की वही नकल हो रही है। इसको सोल्व करेंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन मध्य पद 2RL और माइनस माइनस प्लस 2RL, यानी मध्य पद आपको मिलेगा 4RL, बाकी सब कट जाएंगे ऊपर। इधर मल्टीप्लाई करो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आर के। ये सब अपन ने सो दिशा साथ चलती जा रही है। अब देखो ध्यान से, B इज इक्वल टू, अब यहां पे मैं थोड़ा सा ये जो 4RL है इसको देखो टेक्निक से तोड़ रहा हूं, m इंटू 2L, 2L इंटू 2R, तो 2L इंटू 2R क्या हो गया, 4RL हो गया। तो मैंने 4RL को तोड़ा 2L इंटू 2R, अपॉन में आपके चल ही रहा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आर के। अब m इंटू 2L को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, जो हमने कल ही स्टडी किया है, यानी पिछले लेक्चर में स्टडी किया है ना। तो m इंटू 2L को आप लिख दो B बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, m इंटू इसको लिख दें हम कैपिटल M, ये 2R है इसे, 2R है इसे, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब देखो, यदि L मच मच लेस देन R, प्रेक्षण बिंदु अगर आप बहुत दूर लेते हो, चुंबक छोटा है, तो आप लिख सकते हो L मच मच लेस देन R। तो R स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को अवॉइड कर सकते हैं। देखो सब उसमें साफ लिख दिया मैंने कि यदि एल मच मच लेस देन आर, अगर ऐसा है तो, नहीं है तो ठीक, नहीं है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई चुंबक बहुत छोटा भी नहीं होता, विद्युत द्विध्रुव तो छोटा होता है, तो विद्युत द्विध्रुव में तो केस लेना जायज था, वहां तो अपना ये कहना जरूरी था कि ए मच मच लेस देन आर। यहां कोई बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि चुंबक कोई बहुत छोटा सा नहीं होता जैसे विद्युत द्विध्रुव होता है, विद्युत द्विध्रुव तो बहुत छोटा सा आकार है। तो सब चुंबक में वो चीज नहीं सोची जा सकती जैसे अपन विद्युत द्विध्रुव में सोच सकते हैं। क्लियर? तो सब ये आपने लेना है तो लो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। अब एल स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली क्या कर दो, 0 कर दो, तो अब आपके पास बटे में क्या बचेगा, R4। बाकी सब अपनी जगह, मैं एक बार इधर वापस ले आऊंगा आपको लौटा के, मैं आपको पद लिख देता हूं। तो सब B अब लिख देता हूं अक्ष पर, ये देखो म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ये 2mr और ये R4 R के। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं उधर कि सब यही चल रहा था, ये देखो है ना, ये 2mr ऐसा कैसा आ गया, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ये R के, और ये L को अवॉइड कर दिया तो R की पावर 4, है ना। वो दोनों पन्ने आप कंटिन्यू देख भी सकते हैं। एक R से R कट गया, यानी यहीं पे लिख दो ऊपर, है ना, यानी दंड चुंबक की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू 0 अपॉन 4 पाई, एक R कट गया, 2m अपॉन R क्यूब R के। ये सब दंड चुंबक की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र है, अक्ष पर, अभी निरक्ष में निकालना बाकी है। अब देखो आप विद्युत द्विध्रुव, तो वहां पर अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना लिखेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन R क्यूब R के। अब आप दोनों को सामने रख के देख लो, वही 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जी की 0 की जगह म्यू 0 अपॉन 4 पाई, 2 की जगह 2, यहां चुंबकीय आघूर्ण आएगा, वहां द्विध्रुव आघूर्ण आता था, बटे में R क्यूब, उधर भी बटे में R क्यूब है और R के पाए। तो ये
सेकेंड लास्ट बार आपको बता दिया कि भाई आपको सभी चीजें वहां से एज इट इज लेनी है। देखिए साहब, है ना। अब एक बस निरक्ष पे और निकाल देते हैं ताकि कंपैरिजन कंप्लीट हो जाएगा। अक्ष पर दिख गए साहब। अब निरक्ष के लिए अब बिंदु लेना है निरक्ष। निरक्ष के लिए अब आपको मैं आइडिया 2 बताऊंगा। यहाँ पे निरक्ष की कैलकुलेशन वो उसको लेके बैठ जाना आप और इसको ले लेना। तो निरक्ष की कैलकुलेशन का एक और आइडिया यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। 2 आइडिया हो जाएंगे आप पास, यानी इसका यूज वहां भी कर सकते हो आप अगर आप चाहो, और उसका यूज यहाँ भी कर सकते हो। तो मैं अब निरक्ष पर जैसे मैंने वहां निकाला था स्थिर विद्युत की में, वैसे नहीं निकालूंगा, या दूसरा आइडिया दे दूंगा। तो आपका 2 ऑप्शन हो जाएंगे। क्लियर? चलो साहब चित्र बना लेते हैं। पहले ये अपन ने थोड़ा सा बड़ा चित्र बनाना है। चित्र तो वही कॉपी होगा, है ना। ये वही पोल स्ट्रेंथ यानी ध्रुव प्राबल्यता। अब ऐसे कैसे रखना पड़ेगा मुझे, इधर S इधर N, ये अक्षीय रेखा होगी आपके, है ना। इधर की दिशा में आपने एकांक सदिश आर कैप दर्शा ही रखा है। ये आपका मिडल पॉइंट हो गया जिससे आप L डिस्टेंस इधर बोलते हो और L डिस्टेंस मतलब टोटल लेंथ 2L, है ना। N के कारण आपने मैग्नेटिक फील्ड B1 मान रखा, वो एक बार मान लिया क्योंकि एक ही टॉपिक के 2 टुकड़े हैं तो बार बार मानने की जरूरत नहीं है ना। अब बिंदु आपको लेना है निरक्ष पर। तो ये निरक्ष है साहब, अक्ष के लंबवत और मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा 90 डिग्री। ये रहा आपका प्रेक्षण बिंदु P, है ना। आपको दिशा जानने के लिए इकाई ध्रुव प्रबलता का उत्तरी ध्रुव रखना है। यहां पे आप वही मध्य बिंदु से R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना चाहते हैं। अब N के कारण B1 अपन ने पहले से बोल रखा है और S के कारण B2 अपन ने पिछले टॉपिक से डिसाइड कर रहा, तो टॉपिक नया थोड़ी आया है। दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, उसके 2 पार्ट के हैं, टॉपिक तो वही है। तो अब आप चेंज थोड़ी करोगे कि साहब आप कह दोगे N के कारण B2 और S के कारण B1, वो तो फिर वही चलेगा ना। अब देखो साहब, ये N को प्रतिकर्षित करेगा, रिपल करेगा। तो साहब एक और कर लेता हूं, ठीक है। ये साहब N को रिपल करेगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B1 है ना। SN को आकर्षित करेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B2, उसके कारण B1 ही है, थोड़ा सा लहराती हुई लाइन आई, इसके कारण B2 है। ठीक है। अब देखो आप ये दूरी जान ही रहे हो, R यानी लंब R है, आधार L है, तो दूरी आपको पता पड़ गई। प्रत्येक ध्रुव से कर्ण कितना होगा, √R² प्लस L²। इधर भी देख लो, आधार L लंब R, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, √R² प्लस L²। ठीक है। आइडिया चेंज करूंगा यहाँ, है ना। ये थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है सब, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इससे कलर बार बार थोड़े बहुत चेंज कर लूंगा मैं, है ना। ये R² प्लस L²। अब देखो साहब, एक बार बस सीधी सीधी रेखाएं खींच जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जैसी चल रही हो चलने दो। ठीक है साहब। अब आपको इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र आपने बोल दिया B1 N पोल के कारण, और इस S के कारण बोल दिया आपने B2। अब ध्यान से देखो, आप चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक ध्रुव के कारण पिछले वाले जो फॉर्मूले से बताओगे, ये प्रत्येक ध्रुव के कारण है ना। अब देखो यहां तो डिस्टेंस अलग अलग थी, NP अलग थी, SN SP अलग थी। अब यहां पे देखो आप, यहां पर दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता समान है, यानी M समान है।
दोनों से बिंदु P की दूरी भी समान है, दोनों से बिंदु P की दूरी भी समान है। क्लियर? इसका मतलब एन पोल के कारण यानी नॉर्थ पोल के कारण और साउथ पोल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण समान होगा। दिशा तो भिन्न भिन्न दिख ही रही है। तो साहब ये तो हमें पता पड़ गया कि B1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और B2 के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण दोनों समान है। कितने हैं साहब? एकल ध्रुव के कारण μ0/4 पाई ध्रुव प्रबलता, दूरी आप चाहे इससे लो चाहे उससे लो, दूरी बराबर ही है। कितनी है? √r² प्लस L² का होल स्क्वायर। यहां सदिश नहीं चला रहे अपन, है ना, सदिश नहीं चला पा रहे क्योंकि दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। यानी फाइनली B1 इज इक्वल टू B2 μ0/4 पाई m, अब इसका रूट का अपन ने ओपन कर दिया, रूट हटा दिया। ये सब अलग अलग नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाले। अभी दंड चुंबक के कारण नहीं निकला, अभी तो हर एक पोल के कारण निकले। वो तो ठीक है, ये जरूर है कि दोनों सेम हैं, इससे अपन ने उसको एक लाइन में ही लिख दिया। भाई नॉर्थ पोल के कारण भी वही है और साउथ पोल के कारण भी वही है, तो एक ही लाइन में लिख दिया। लेकिन अभी परिणामी थोड़ी निकला है, अभी तो आपको परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है ना। तो अभी परिणामी नहीं निकला है, अभी तो ईच पोल के कारण निकला है। अब यहां पर मैं परिणामी निकालने का आपको एक अलग आइडिया देता हूं ना। मैं पेन चेंज करके फिर आपको एक आइडिया समझाता हूं, वहां से डिफरेंट है ये आइडिया, है ना। अब देखो, जब दो भौतिक या दो सदिश राशियां समान हो तो ये तो निश्चित है कि परिणामी सदैव अर्धक पर होगा, यानी बीचों बीच होगा। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो हमें पहले से ही पता पड़ गई। भाई ये प्लस आर केप, तो इसके विपरीत माइनस है, इससे हमें सदिश चलाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो सब दो सदिश राशियां अगर परिमाण में समान हैं और भिन्न भिन्न दिशा में हैं तो हमेशा ध्यान रखिए उन सदिश राशियों का परिणामी की दिशा सदैव मध्य में अर्थात अर्धक पर होगी। तो B1 और B2 परिमाण में समान है, दोनों सदिश राशियां हैं, तो स्वाभाविक दिशा उनके मध्य में होगी, है ना। अब साहब मैं आपको आइडिया नंबर 2 देता हूं। ये मैं आइडिया नंबर 1 नहीं बता रहा, आइडिया नंबर 1 आपको मैंने स्थिर विद्युत की में बता ही दिया था, वहां चेक कर लेना। देखो, अगर इस एंगल को थीटा ज्यूम करें तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये और ये सेम होंगे, इसी प्रकार ये और ये सेम होंगे। अब साहब यहां पर क्या कहेंगे अपन, B1 तथा B2 का परिमाण समान है, दिख ही रहा है, लेकिन भिन्न भिन्न दिशा में है। अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की गणना के लिए B1 का क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक लेते हैं। तो लो साहब, कोण की दिशा में घटक कितना हुआ? B1 कोस थीटा। ऊर्ध्व घटक कितना हुआ? B1 साइन थीटा। ये तो B1 के ऊर्ध्व और क्षैतिज घटक ले लिए, इसको ऊर्ध्व घटक कहते हैं और इसको क्षैतिज घटक कहते हैं। क्लियर? इसी प्रकार B2 में देखो, B2 का क्षैतिज दिशा में घटक कितना? ये रहा B2, है ना, ये आया B2 कोस थीटा और वर्टिकल घटक कितना? B2 साइन थीटा। तो ये सब वहां जो पहले निकाला गया उससे भिन्न आइडिया है। अब आप देखें, जो ऊर्ध्व घटक हैं B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा, तो B1 और B2 तो बराबर हैं इससे, है ना। इसका मतलब ऊर्ध्व घटक दोनों के दोनों बराबर हैं, लेकिन विपरीत दिशा में है, इससे इनका परिणामी 0 होगा। तो सब इन वर्टिकल कंपोनेंट B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा,
एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। लेकिन क्षैतिज घटक B1 cos थीटा और B2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में हैं, ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाते हैं। अतः दंड चुंबक के कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, यानी दंड चुंबक के कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो ये सब एक डिफरेंट आइडिया था, मैं एक थोड़ा सा बोल लूं। अब आप चाहें तो विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष का जो आइडिया नंबर 1 वहां कराया था मैंने, उसका यहां इस्तेमाल कर लें। और अगर आपको ये बेटर लगा हो तो आप इसका इस्तेमाल विद्युत द्विध्रुव में कर लें। ये मैंने 2 आइडिया दिए हैं, एक वहां दे चुका, एक यहाँ, है ना। अब सब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना हुआ, B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। B1 और B2 बराबर है ना, यानी 2B1 लिख दें या 2B2 लिख दें, यानी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 2B1 cos थीटा, एक लिख दो दोनों में से। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है ना, तो B1 की वैल्यू तो आप इक्वेशन 1 से ले लो, B1 और B2 तो अपन ने पहले ही निकाल लिया, और cos थीटा आप फिगर से ले लो, है ना। तो B1 तो इक्वेशन 1 से ले लेते हैं, B इज इक्वल टू B1, है ना, μ0 अपॉन 4 पाई m r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये तो अपन ने B1 की वैल्यू ले ली। अब cos थीटा आप इससे लो, ट्राइंगल इधर दे बन रहा है, इधर बन रहा है, आधार बटा कर्ण, है ना। आधार कितना है L, कर्ण कितना है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर हाफ, यानी रूट। अब देखो आप ऊपर की तरफ देखो, ऊपर की तरफ आप देखोगे तो m इंटू 2l, और अपन जानते हैं m इंटू 2l दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो सब m इंटू 2l, ये जो आपके सामने लिख रहा है, इस ऊपर वाले को μ0 तो इससे m इंटू 2l को मैं कैपिटल M लिख देता हूं। एक बार पन्ना जब चेंज करूंगा तो आपको दिखाता जाऊंगा ना। अगले पे आ जाओ साहब, मैं एक बार पहले लिखता जाऊं यहां पर μ0 m इंटू 2l, तो μ0 अपॉन 4 पाई, तो एज इट इज उतार दूं m, है ना, स्मॉल m इंटू 2l को अभी दिखा दूं मैं। अब अपॉन में अगर आपने देखा हो तो एक तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की एक घात है, एक r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की हाफ घात है। एक घात और हाफ घात का मल्टीप्लाई करेंगे तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात कितनी हो जाएगी, 3/2। वेक्टर फॉर्म नहीं चला रखी अपन ने, मैं एक बार आपको रीचेक करा देता हूं। ये देखो m इंटू 2l को मैंने कैपिटल M लिख दिया, जो आपको यहाँ दर्शाई दिया था मैंने, μ0 अपॉन 4 पाई लिख ही रहा है, ये एक घात या आधी घात यानी 1.5 घात, मतलब 3/2, है ना। चलो सब आ जाइए, है ना, दिशा भी एंड में बता दूंगा मैं। अब यदि L मच लेस देन R, तो R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर की उपेक्षा कर सकते हैं, जैसा हमेशा कर ही रहे अपन। तो B निरक्ष पे था ने, μ0 अपॉन 4 पाई कैपिटल M, ये L हटा दिया अपन ने, R स्क्वायर की पावर 3/2 R क्यूब। अब देखो साहब, दिशा अभी इसमें नहीं लिखी अपन ने। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि अगर आप देखोगे तो जब चित्र बना रहे थे अपन, तो दिशा तो उस समय फाइनल हो गई थी। निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के विपरीत दिशा में होता है। तो सब अब मैं लिख देता हूं सदिश रूप में, या B निरक्ष, क्लियर, μ0 अपॉन 4 पाई M अपॉन R क्यूब R के। ये वेक्टर फॉर्म भी लिख दी साहब मैंने, है ना। अब लास्ट बार में आपको
तुल्यता बताता हूं। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, अलग पेन ले लेता हूं ना, अगर आप स्थिर विद्युत्की की बात करें तो स्थिर विद्युत्की में अगर आपने द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकाला तो आपने निकाला था 1/4πε0 P/r³r²। यह आपने विद्युत द्विध्रुव में निकाला था। अब आप देख लो 1/4πε0 की जगह कांस्टेंट μ0/4π आपको स्टेब्लिश करके दिखाई रहे बार बार। ये देखो इसकी जगह वो आ गया, P की जगह m आएगा इसी r³/r³। ये अंतिम तुलना है, यानी इसके बाद अब आपके दिमाग में ये बैठ जानी चाहिए कि सब कोई भी अगर कोई नई भी चीज हो और आपसे पूछे तो आप उसका दृश्य स्थिर विद्युत्की में देख लें, विशेष रूप से विद्युत द्विध्रुव में। जो विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला होगा उसकी आपको कॉपी करनी है ना। अब ऐसे अपन बार बार करते रहेंगे तो इससे तो फिर अननेसेसरी हो जाएगा। जब ठीक है अभी एक समय एक लिमिट तक तो अपन ने कर दिया, वो इसने कर दिया कि चलो स्थिर विद्युत की अपडेट हो जाती है इस बहाने बच्चों की, तो एक लिमिट तक तो देखो अपन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे करेंगे तो ये तो कोर्स कभी सिमटेगा ही नहीं, फिर ये तो चलता ही रहेगा। तो सब ये तुलना में लास्ट समझ लीजिए आप, ये मैंने अंतिम बार भी तुलना करके आपको दिखा दी। और तो और सॉरी, यहाँ दिशा देखो गड़बड़ होगी तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी सही करके। और तो और दिशा क्या थी, -r²। वहां भी एक मिनट है ना, वहां भी दिशा थी -r², और यहां भी दिशा है -r², है ना। वो आपको मैं वापस टेली करके दिखाया था, छोटी मोटी बात हो जाती है, मैंने लिखा भी था -r², है ना। ये -r² को दिखा दिया, तो वहां भी अक्ष के विपरीत दिशा में थी विद्युत क्षेत्र की थी, यहां भी वो का वही है। तो सब चीजें वैसी की वैसी हैं, है ना। अब देखें आप, तो अगर अक्ष वाला अभी अपन ने निकाला तो अक्ष वाला देखें तो अक्ष वाले पे निकाला था μ0/4π 2m/r³ + r²। दोनों अब आपके सामने पड़े हैं ना। दंड चुंबक की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र μ0/4π 2m/r³ होता है, जबकि निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र μ0/4π m/r³ होता है। लेकिन यहां दिशा अक्ष के अनुदिश होती है, यहां दिशा अक्ष के विरुद्ध होती है, ये -r² पे ऊपर। अब अगर मान लो द्विध्रुव या दंड चुंबक के मध्य बिंदु से प्रेक्षण बिंदु की दूरी दोनों समय एक ही ली गई हो, r, तो आप देखो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण दंड चुंबक की निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के बराबर लेकिन दुगना होता है, वह दिशाएं परस्पर इनकी एक दूसरे के विपरीत होती है। तो बच्चों ये दंड चुंबक का अंतिम टॉपिक ले रहे, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट दोबारा दोहरा देता हूं, हालांकि मैं उसको दोहरा चुका हूं, लेकिन दंड चुंबक को एक बार के लिए विराम दे रहे हैं, फिर अर्थ आएगा ना, यानी अर्थ मैग्नेट, फिर एक पूरा पैराग्राफ पृथ्वी के संदर्भ में चलेगा, शायद एक लेक्चर हो जाए या 1.5 हो जाए, है ना। लेकिन अब इसके बाद अपन अर्थ पर कंसंट्रेट होंगे। तो सब में बस ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले भी ये पूछा गया है ना, चुंबक संबंधी गाउस का नियम, ठीक है सर। चुंबक संबंधी गाउस के नियम के अनुसार, गाउस के अनुसार बंद पृष्ठ से पारित है कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव 0 होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये पूछा जाता रहा है। ये बंद पृष्ठ से पारित है
कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। इसको मैंने पहले ही बता देता। ठीक है बच्चों, तो सब चुंबकत्व एवं द्रव्य का ये एक सेगमेंट, जिसमें दंड चुंबक अपन ने पढ़ा, हालांकि दंड चुंबक से संबंधित परिभाषाएं भी पढ़नी है अपने को, है ना, पर एक विराम अभी दंड चुंबक को हम दे रहे हैं, फिर वो 4 परिभाषाएं पढ़नी है, फिर लगभग चैप्टर के अंत की करीब जाएंगे हम, है ना। चैप्टर ऐसे देखें तो लेंथ है इसकी, बेसिक के पर्पज से पढ़ें तो भी ठीक ठाक चैप्टर है, लेकिन अंकों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका अंक भार ज्यादा नहीं है। ये सीबीएसई में भी इसका अंक भार कम है और आरबीएसई में भी इसका अंक भार कम है। नॉलेज वगैरह ठीक है, अब कुछ तो अपडेट हो जाते हैं हम चुंबक से थोड़ा थ्योरेटिकली, है ना, और अब ठीक है जो कुछ नई बातें भी हैं ही सही, इसमें ऐसी बात नहीं है। तो बच्चों आज के लेक्चर को यहीं पे अपन विराम देते हैं, फिर नए लेक्चर से अपन भू चुंबकत्व या पृथ्वी के चुंबक के संदर्भ में पढ़ना चालू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।